लीजिए सुनिए सादत हसन मंटो की लिखी कहानी धुआं, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। वो जब स्कूल की तरफ रवाना हुआ तो उसने रास्ते में एक कसाई देखा जिसके सर पर एक बहुत बड़ा टोकरा था। उस टोकरे में 2 ताज़ा ज़िबह किए हुए बकरे थे। खालें उतरी हुई थीं और उनके नंगे गोश्त में से धुआं उठ रहा था। जगह जगह पर ये गोश्त, जिसको देखकर मसूद के ठंडे गालों पर गर्मी की लहरें सी दौड़ जाती थीं, फड़क रहा था जैसे कभी कभी उसकी आंख फड़का करती थी। उस वक्त 9:15 बजे होंगे, मगर झुके हुए खाक सतरी बादलों के बाइस ऐसा मालूम होता था कि बहुत सवेरा है। सर्दी में शिद्दत नहीं थी, लेकिन राह चलते आदमियों के मुंह से गर्म गर्म समावार की टोंटियों की तरह गाढ़ा सफेद धुआं निकल रहा था। हर शय बोझल दिखाई देती थी, जैसे बादलों के वजन के नीचे दबी हुई है। मौसम कुछ ऐसी ही कैफियत का हामिल था जो रबड़ के जूते पहनकर चलने से पैदा होती हो। इसके बावजूद कि बाजार में लोगों की आमद व रफ्त जारी थी और दुकानों में जिंदगी के आसार पैदा हो चुके थे, आवाजें मध्यम थी, जैसे सरगोशियां हो रही हैं। चुपके चुपके धीरे धीरे बातें हो रही हैं। हौले हौले लोग कदम उठा रहे हैं कि ज्यादा ऊंची आवाज पैदा न हो। मसूद बगल में बस्ता दबाए स्कूल जा रहा था। आज उसकी चाल भी सुस्त थी। जब उसने बेखाल के ताज़ा ज़िबह किए हुए बकरों के गोश्त से सफ़ेद सफ़ेद धुआं उठता देखा तो उसे राहत महसूस हुई। उस धुएं ने उसके ठंडे ठंडे गालों पर गर्म गर्म लकीरों का एक जाल सा बुन दिया। उस गर्मी ने उसे राहत पहुंचाई और वो सोचने लगा कि सर्दियों में ठंडे यख हाथों पर बेद खाने के बाद अगर ये धुआं मिल जाया करे तो कितना अच्छा हो। फिजा में उजलापन नहीं था, रोशनी थी मगर धुंधली। कोहर की एक पतली सी तह हर शय पर चढ़ी हुई थी, जिससे फिजा में गदलापन पैदा हो गया था। ये गदलापन आंखों को अच्छा मालूम होता था, इसलिए कि नजर आने वाली चीजों की नोक पलक कुछ मध्यम पड़ गई थी। मसूद जब स्कूल पहुंचा तो उसे अपने साथियों से ये मालूम करके कतई तौर पर खुशी न हुई कि स्कूल सिकंदर साहब की मौत के बाइस बंद कर दिया गया है। सब लड़के खुश थे, जिसका सबूत ये था कि वो अपने बस्ते एक जगह पर रखकर स्कूल के सहन में ऊट पटांग खेलों में मशगूल थे। कुछ छुट्टी का पता मालूम करते ही घर चले गए थे, कुछ आ रहे थे और कुछ नोटिस बोर्ड के पास जमा थे और बार बार एक ही इबारत पढ़ रहे थे। मसूद ने जब सुना कि सिकंदर साहब मर गए हैं तो उसे बिल्कुल अफसोस न हुआ। उसका दिल जज्बात से बिल्कुल खाली था। अलबत्ता उसने ये जरूर सोचा कि पिछले बरस जब उसके दादा जान का इंतकाल इन्हीं दिनों में हुआ था तो उनका जनाजा ले जाने में बड़ी दिक्कत हुई थी, इसलिए कि बारिश शुरू हो गई थी। वो भी जनाजे के साथ गया था और कब्रिस्तान में चिकनी कीचड़ के बाइस ऐसा फिसला था कि खुदी हुई कब्र में गिरते गिरते बचा था। ये सब बातें उसको अच्छी तरह याद थी। सर्दी की शिद्दत, उसके कीचड़ से लथपथ कपड़े, सुर्खी माइल नीले हाथ जिनको दबाने से सफ़ेद सफ़ेद धब्बे पड़ जाते थे, नाक जो कि बर्फ की डली मालूम होती थी, और फिर आकर हाथ पांव धोने और कपड़े बदलने का मरहला। ये सब कुछ उसको अच्छी तरह याद था। चुनांचे जब उसने सिकंदर साहब की मौत की खबर सुनी तो उसे ये बीती हुई बातें याद आ गईं और उसने सोचा जब सिकंदर साहब का जनाजा उठेगा तो बारिश शुरू हो जाएगी और कब्रिस्तान में इतनी कीचड़ हो जाएगी कि कई लोग फिसलेंगे और उनको ऐसी चोटें आएंगी कि बिलबिला उठेंगे। मसूद ने यह खबर सुनकर सीधा अपने कमरे का रुख किया। कमरे में पहुंचकर उसने अपने डेस्क का ताला खोला। 2-3 किताबें जो कि उसे दूसरे रोज फिर लाना थीं उसमें रखीं और बाकी बस्ता उठाकर घर की जानिब चल पड़ा। रास्ते में उसने फिर वही 2 ताज़ा ज़िबह किए हुए बकरे देखे। उनमें से एक को अब कसाई ने लटका दिया था, दूसरा तख्ते पर पड़ा था। जब मसूद दुकान पर से गुजरा तो उसके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि वो गोश्त को, जिसमें से धुआं उठ रहा था, छू कर देखे। चुनांचे आगे बढ़कर उसने उंगली से बकरे के उस हिस्से को छू कर देखा जो अभी तक फड़क रहा था। गोश्त गर्म था। मसूद की ठंडी उंगली को ये हरारत बहुत भली मालूम हुई। कसाई दुकान के अंदर छुरियां तेज करने में मसरूफ था। चुनांचे मसूद ने एक बार फिर गोश्त को छू कर देखा और वहां से चल पड़ा।
घर पहुंचकर उसने जब अपनी माँ को सिकंदर साहब की मौत की खबर सुनाई तो उसे मालूम हुआ कि उसके अब्बा जी उन्हीं के जनाजे के साथ गए हैं। अब घर में सिर्फ 2 आदमी थे, माँ और बड़ी बहन। माँ बावर्ची खाना में बैठी सालन पका रही थी और बड़ी बहन कुलसूम पास ही एक कांगड़ी लिए दरबारी की सरगम याद कर रही थी। चूंकि गली के दूसरे लड़के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे, जिस पर इस्लामिया स्कूल के सिकंदर की मौत का कुछ असर नहीं पड़ा था, इसलिए मसूद ने खुद को बिल्कुल बेकार महसूस किया। स्कूल का कोई काम भी नहीं था। 6ठी जमात में जो कुछ पढ़ाया जाता है वो घर में अपने अब्बा जी से पढ़ चुका था। खेलने के लिए भी उसके पास कोई चीज न थी। एक मैला कुचैला ताश ताक में पड़ा था, मगर उससे मसूद को कोई दिलचस्पी नहीं थी। लूडो और इसी किस्म के दूसरे खेल जो उसकी बड़ी बहन अपनी सहेलियों के साथ हर रोज खेलती थी, उसकी समझ से बालातर थे। समझ से बालातर यूं थे कि मसूद ने कभी उनको समझने की कोशिश ही नहीं की थी। उसको फित्रतन ऐसे खेलों से कोई लगाव नहीं था। बस्ता अपनी जगह रखने और कोट उतारने के बाद वो बावर्ची खाने में अपनी माँ के पास बैठ गया और दरबारी की सरगम सुनता रहा, जिसमें कई दफा सारे गामा आता था। उसकी माँ पालक काट रही थी। पालक काटने के बाद उसने सब्ज सब्ज पत्तों का गीला गीला ढेर उठाकर हंडिया में डाल दिया। थोड़ी देर के बाद जब पालक को आंच लगी तो उसमें से सफ़ेद सफ़ेद धुआं उठने लगा। उस धुएं को देखकर मसूद को बकरे का गोश्त याद आ गया। चुनांचे उसने अपनी माँ से कहा, अम्मी जान, आज मैंने कसाई की दुकान पर 2 बकरे देखे। खाल उतरी हुई थी और उनमें से धुआं निकल रहा था, बिल्कुल ऐसे ही जैसा कि सुबह सवेरे मेरे मुंह से निकला करता है। अच्छा, ये कहकर उसकी माँ चूल्हे में लकड़ियों के कोयले झाड़ने लगी। हाँ, और मैंने गोश्त को अपनी उंगली से छूकर देखा तो वो गर्म था। अच्छा, ये कहकर उसकी माँ ने वो बर्तन उठाया जिसमें उसने पालक का साग धोया था और बावर्ची खाना से बाहर चली गई। और ये गोश्त कई जगह पर फड़कता भी था। अच्छा, मसूद की बड़ी बहन ने दरबारी सरगम याद करना छोड़ दी और उसकी तरफ मुतवज्जा हुई। कैसे फड़कता था? यूं यूं। मसूद ने उंगलियों से फड़कन पैदा करके अपनी बहन को दिखाई। तो फिर क्या हुआ? ये सवाल कुलसूम ने अपने सरगम भरे दिमाग से कुछ इस तौर पर निकाला कि मसूद एक लहजे के लिए बिल्कुल खाली उज़्ज़हन हो गया। फिर क्या होना था? मैंने तो ऐसे ही आपसे बात की थी कि कसाई की दुकान पर गोश्त फड़क रहा था। मैंने उंगली से छूकर भी देखा था, गर्म था। गर्म था? अच्छा मसूद, ये बताओ, तुम मेरा एक काम करोगे? बताइए। आओ मेरे साथ आओ। नहीं, आप पहले बताइए काम क्या है। तुम आओ तो सही मेरे साथ। जी नहीं, आप पहले काम बताइए। देखो, मेरी कमर में बड़ा दर्द हो रहा है। मैं पलंग पर लेटती हूं, तुम जरा पांव से दबा देना। अच्छे भाई जो हुए, अल्लाह की कसम बड़ा दर्द हो रहा है। कहकर मसूद की बहन ने अपनी कमर पर मुक्कियां मारना शुरू कर दी। ये आपकी कमर को क्या हो जाता है? जब देखो दर्द हो रहा है, और फिर आप दबवाती भी मुझी से, क्यों नहीं अपनी सहेलियों से कहती? मसूद उठ खड़ा हुआ। चलिए, लेकिन ये आपसे कह देता हूं कि 10 मिनट से ज्यादा मैं बिल्कुल नहीं दबाऊंगा। शाबाश शाबाश। उसकी बहन उठ खड़ी हुई और सरगमों की कॉपी सामने ताक में रखकर उस कमरे की तरफ रवाना हुई जहां वो और मसूद दोनों सोते थे। सहन में पहुंचकर उसने अपनी दुखती हुई कमर सीधी की और ऊपर आसमान की तरफ देखा। मटियाले बादल झुके हुए थे। मसूद, आज जरूर बारिश होगी। ये कहकर उसने मसूद की तरफ देखा, मगर वो अंदर अपनी चारपाई पर लेटा था। जब कुलसूम अपने पलंग पर औंधे मुंह लेट गई तो मसूद ने उठकर घड़ी में वक्त देखा। देखिए बाजी, 11 बजने में 10 मिनट बाकी हैं। मैं पूरे 11 बजे आपकी कमर दाबना छोड़ दूंगा। बहुत अच्छा, लेकिन तुम अब खुदा के लिए ज्यादा नखरे ना बघारो। इधर मेरे पलंग पर आकर जल्दी कमर दबाओ, वरना याद रखो बड़े जोर से कान ऐठूंगी। कुलसूम ने मसूद को डांट पिलाई। मसूद ने अपनी बड़ी बहन के हुक्म की तामील की और दीवार का सहारा लेकर पांव से उसकी कमर दबाना शुरू कर दी। मसूद के वजन के नीचे कुलसूम की चौड़ी चकली कमर में खफीफ सा झुकाव पैदा हो गया। जब उसने पैरों से दबाना शुरू किया, ठीक उसी तरह जिस तरह मजदूर मिट्टी गूंधते हैं, तो कुलसूम ने मजा लेने की खातिर हौले हौले हाय हाय करना शुरू कर दिया।
कुलसूम के कूल्हों पर गोश्त ज्यादा था। जब मसूद का पांव उस हिस्से पर पड़ा तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि वो उस बकरे के गोश्त को दबा रहा है जो उसने कसाई की दुकान में अपनी उंगली से छूकर देखा था। इस एहसास ने चंद लम्हात के लिए उसके दिलो दिमाग में ऐसे ख्यालात पैदा किए जिनका कोई सर था न पैर। वो उनका मतलब न समझ सका और समझता भी कैसे, जबकि कोई ख्याल मुकम्मल नहीं था। एक दो बार मसूद ने यह भी महसूस किया कि उसके पैरों के नीचे गोश्त के लोथड़ों में हरकत पैदा हुई है, उसी किस्म की हरकत जो उसने बकरे के गर्म गर्म गोश्त में देखी थी। उसने बड़ी बददिली से कमर दबाना शुरू की थी, मगर अब उसे इस काम में लज्जत महसूस होने लगी। उसके वजन के नीचे कुलसूम हौले हौले कराह रही थी। ये भींची भींची आवाज जो कि मसूद के पैरों की हरकत का साथ दे रही थी, इस गुमनाम सी लज्जत में इजाफा कर रही थी। टाइम पीस में 11 बज गए, मगर मसूद अपनी बहन कुलसूम की कमर दबाता रहा। जब कमर अच्छी तरह दबाई जा चुकी तो कुलसूम सीधी लेट गई और कहने लगी, शाबाश मसूद, शाबाश। लो अब लगे हाथों टांगे भी दबा दो, बिल्कुल उसी तरह। शाबाश मेरे भाई। मसूद ने दीवार का सहारा लेकर कुलसूम की रानों पर अपना पूरा वजन डाला तो उसके पांव के नीचे मछलियां सी तड़प गईं। बेख्तियार वो हंस पड़ी और दोहरी हो गई। मसूद गिरते गिरते बचा, लेकिन उसके तलवों में मछलियों की वो तड़प मुंजमिद सी हो गई। उसके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि वो फिर इसी तरह दीवार का सहारा लेकर अपनी बहन की रानें दबाए। चुनांचे उसने कहा, ये आपने हंसना क्यों शुरू कर दिया? सीधी लेट जाइए, मैं आपकी टांगें दबा दूं। कुलसूम सीधी लेट गई। रानों की मछलियां इधर उधर होने के बाइस जो गुदगुदी पैदा हुई थी, उसका असर अभी तक उसके जिस्म में बाकी था। ना भाई, मेरे गुदगुदी होती है, तुम ऊटपटांग तरीके से दबाते हो। मसूद ने ख्याल किया कि शायद उसने गलत तरीका इस्तेमाल किया है। नहीं, अब की दफा मैं पूरा बोझ आप पर नहीं डालूंगा, आप इत्मीनान रखिए। अब ऐसी अच्छी तरह दबाऊंगा कि आपको कोई तकलीफ न होगी। दीवार का सहारा लेकर मसूद ने अपने जिस्म को तौला और इस अंदाज से आहिस्ता आहिस्ता कुलसूम की रानों पर अपने पैर जमाए कि उसका आधा बोझ कहीं गायब हो गया। हौले हौले बड़े होशियारी से उसने अपने पैर चलाने शुरू किए। कुलसूम की रानों में अकड़ी हुई मछलियां उसके पैरों के नीचे दब दब कर इधर उधर फिसलने लगीं। मसूद ने एक बार स्कूल में तने हुए रस्से पर एक बाजीगर को चलते देखा था। उसने सोचा कि बाजीगर के पैरों के नीचे तना हुआ रस्सा इसी तरह फिसलता होगा। इससे पहले कई बार उसने अपनी बहन कुलसूम की टांगें दबाई थीं, मगर वो लज्जत जो कि उसे अब महसूस हो रही थी, पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। बकरे के गर्म गर्म गोश्त का उसे बार बार ख्याल आता था। एक दो मर्तबा उसने सोचा, कुलसूम को अगर ज़िबह कर दिया जाए तो खाल उतर जाने पर क्या इसके गोश्त में से भी धुआं निकलेगा? लेकिन ऐसी बेहुदा बातें सोचने पर उसने अपने आप को मुजरिम महसूस किया और दिमाग को इस तरह साफ कर दिया जैसे वो स्लेट को स्पंज से साफ किया करता था। बस बस, कुलसूम थक गई। बस बस। मसूद को एकदम शरारत सूझी। वो पलंग पर से नीचे उतरने लगा तो उसने कुलसूम की दोनों बगलों में गुदगुदी करना शुरू कर दी। हंसी के मारे वो लोटपोट हो गई। उसमें इतनी सकत नहीं थी कि वो मसूद के हाथों को परे झटक दे, लेकिन जब उसने इरादा करके उसके लात जमानी चाही तो मसूद उछलकर जद से बाहर हो गया और स्लीपर पहनकर कमरे से निकल गया। जब वो सहन में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। बादल और भी झुकाए थे। पानी के नन्हे नन्हे कतरे आवाज पैदा किए बगैर सहन की ईंटों में आहिस्ता आहिस्ता जज्ब हो रहे थे। मसूद का जिस्म एक दिल नवाज हरारत महसूस कर रहा था। जब हवा का ठंडा ठंडा झोंका उसके गालों के साथ मस हुआ और 2-3 नन्ही नन्ही बूंदें उसकी नाक पर पड़ीं तो एक झुरझुरी सी उसके बदन में लहरा उठी। सामने कोठे की दीवार पर एक कबूतर और एक कबूतरी पास पास पर फुलाए बैठे थे। ऐसा मालूम होता था कि दोनों दम पुख्त की हुई हंडिया की तरह गर्म हैं। गुलदाउदी और नाजबू के हरे हरे पत्ते ऊपर लाल लाल गमलों में नहा रहे थे। फिजा में नींदें घुली हुई थीं, ऐसी नींदें जिसमें बेदारी ज्यादा होती है और इंसान के इर्द गिर्द नर्म नर्म ख्वाब यूं लिपट जाते हैं जैसे ऊनी कपड़े। मसूद ऐसी बातें सोचने लगा जिसका मतलब उसकी समझ में नहीं आता था। वो उन बातों को छू कर देख सकता था, मगर उनका मतलब उसकी गिरफ्त से बाहर था। फिर भी एक गुमनाम सा मजा इस सोच विचार में उसे आ रहा था।
बारिश में कुछ देर खड़े रहने के बाइस जब मसऊद के हाथ बिल्कुल यख हो गए और दबाने से उन पर सफ़ेद धब्बे पड़ने लगे तो उसने मुट्ठियां कस लीं और उनको मुंह की भाप से गर्म करना शुरू किया। हाथों को इस अमल से कुछ गर्मी तो पहुंची, मगर वो नमालूद हो गए। चुनांचे आग तापने के लिए वो बावर्ची खाना में चला गया। खाना तैयार था। अभी उसने पहला लुक़मा ही उठाया था कि उसका बाप कब्रिस्तान से वापस आ गया। बाप बेटे में कोई बात न हुई। मसऊद की माँ उठकर फौरन दूसरे कमरे में चली गई और वहां देर तक अपने खाविंद के साथ बातें करती रही। खाने से फारिग होकर मसऊद बैठक में चला गया और खिड़की खोलकर फर्श पर लेट गया। बारिश की वजह से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई थी, क्योंकि अब हवा भी चल रही थी, मगर ये सर्दी नाखुशगवार मालूम नहीं होती थी। तालाब के पानी की तरह ये ऊपर ठंडी और अंदर गर्म थी। मसऊद जब फर्श पर लेटा तो उसके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि वो इस सर्दी के अंदर धंस जाए, जहां उसके जिस्म को राहत अंगेज गर्मी पहुंचे। देर तक वो ऐसी शीर गर्म बातों के मुतल्लिक सोचता रहा जिसके बाइस उसके पुट्ठों में हल्की हल्की सी दुखन पैदा हो गई। एक दो बार उसने अंगड़ाई ली तो उसे मजा आया, उसके जिस्म के किसी हिस्से में। ये उसको मालूम नहीं कि कहाँ कोई चीज अटक सी गई थी। ये चीज क्या थी, इसके मुतल्लिक भी मसऊद को इल्म नहीं था। अलबत्ता इस अटकाव ने उसके सारे जिस्म में इज़्तिराब, एक दबे हुए इज़्तिराब की कैफियत पैदा कर दी थी। उसका सारा जिस्म खिंचकर लंबा हो जाने का इरादा बन गया था। देर तक गुदगुदे कालीन पर करवटें बदलने के बाद वो उठा और बावर्ची खाने से होता हुआ सहन में आ निकला। ना कोई बावर्ची खाना में था और न सहन में। इधर उधर जितने कमरे थे सबके सब बंद थे। बारिश अब रुक गई थी। मसऊद ने हॉकी और गेंद निकाली और सहन में खेलना शुरू कर दिया। एक बार जब उसने जोर से हिट लगाई तो गेंद सहन के दाएं हाथ वाले कमरे के दरवाजे पर लगी। अंदर से मसऊद के बाप की आवाज आई, कौन? जी मैं हूं मसऊद। अंदर से आवाज आई, क्या कर रहे हो? जी खेल रहा हूं। खेलो। फिर थोड़े से तवक्कुफ के बाद उसके बाप ने कहा, तुम्हारी मां मेरा सर दबा रही है, ज्यादा शोर न मचाना। ये सुनकर मसऊद ने गेंद वहीं पड़ी रहने दी और हॉकी हाथ में लिए सामने वाले कमरे का रुख किया। उसका एक दरवाजा बंद था और दूसरा नीम व मसऊद को एक शरारत सूझी। दबे पांव वो नीम व दरवाजे की तरफ बढ़ा और धमाके के साथ दोनों पट खोल दिए। दो चीखें बुलंद हुईं और कुलसूम और उसकी सहेली बिमला ने, जो कि पास पास लेटी थी, खौफजदा होकर झट से लिहाफ ओढ़ लिया। बिमला के ब्लाउज के बटन खुले हुए थे और कुलसूम उसके उरियां सीने को घूर रही थी। मसऊद कुछ समझ न सका। उसके दिमाग में धुआं सा छा गया। वहां से उल्टे कदम लौटकर वो जब बैठक की तरफ रवाना हुआ तो उसे मन अपने अंदर एक अथाह ताकत का एहसास हुआ, जिसने कुछ देर के लिए उसकी सोचने समझने की कुव्वत बिल्कुल कमजोर कर दी। बैठक में खिड़की के पास बैठकर जब मसऊद ने हॉकी को दोनों हाथों से पकड़कर घुटने पर रखा तो ये सोचा कि हल्का सा दबाव डालने पर हॉकी में खम पैदा हो जाएगा और ज्यादा जोर लगाने पर हैंडल चटाख से टूट जाएगा। उसने घुटने पर हॉकी के हैंडल में खम तो पैदा कर लिया, मगर ज्यादा से ज्यादा जोर लगाने पर भी वो टूट न सका। देर तक वो हॉकी के साथ कुश्ती लड़ता रहा। जब वो थक कर हार गया तो झुंझलाकर उसने हॉकी परे फेंक दी। अभी आप सुन रहे थे सादत हसन मंटो की लिखी कहानी धुआं, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।